मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना लालची और घिनौना काम कैसे कर सकता है। इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं उसे पढ़कर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप लोगों को बार बार यही ख्याल आएगा कि काश अतुल के इस दुख को पहले से ही पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ याद सी बनकर रह गई हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर छोड़ दें, बल्कि हम लोगों का यही कोशिश रहेगा कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ का त्याग दिया है तो हम उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, ताकि उन जैसे और केस ना हो पाए। तो इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ है और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले यह जान ले कि मामला क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि मेरा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। आपको बता दें कि अतुल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी, लेकिन शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियाँ और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख से ऊपर रुपये दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरी पत्नी और हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उनकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केसों में मुकदमा दर्ज कर दिया। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज कराया था, जबकि वह खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज़्यादा बार जौनपुर आना पड़ा था। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम पर डिमांड किया और अपने लिए 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा। जब अतुल ने 40,000 रुपये देने के लिए रेडी हो गया तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से किया तो जज ने उल्टा अतुल को कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो मांग रही है, मगर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बातें बताया कि NCRB का डाटा बताता है कि दहेज के झूठे केस के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी या सास ने कहा कि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए थे तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुम सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल के सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम पर हो जाएगी और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के नाम पर हो जाएगी। तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपये की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ की तरफ से मिल रही टॉर्चर और पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दिया। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और एक 1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल सिस्टम से इतना नाराज था कि उन्होंने अपने नोट में यहाँ तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि उन्हें इंसाफ न मिल जाए, और अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गट्टर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपनी आखिरी नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने सालों तक को काम में मदद करी, अपने ससुराल वालों को लाखों रुपये दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब उसने अपनी बीवी के लिए हर वो पॉसिबल चीज़ किया जो वह कर सकता था। मैं मानता हूँ कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना एक इतिहास है, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों
कि इन्हीं कानूनों का फ़ायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे सीधे मर्दों को फंसा देती हैं और उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामले में औरत यह साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सज़ा मिलती है? बिल्कुल नहीं होती। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो यह तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने हर जाने के लिए औरत कितना पैसा मांग सकती है? अतुल के केस में यह कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपये का ही महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सिर्फ 3 करोड़ का मांग कर लिया? ये तो दहेज कानून के आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डेडलाइन रॉबरी है। आखिर क्या रीज़न है कि ऐसे केसेस में बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्योंकि सिर्फ बाप को ही तरसाया जाता है। वो बेचारे तो अपने बच्चे का मुंह तक भी नहीं देख पाते हैं। मैं साफ साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों को अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामले में परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान देती है। ये नंबर ही बताने के लिए काफ़ी हैं कि यह लॉ कितना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून के हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, जिनसे पैसे हटती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। आखिर मर्दों के हरासमेंट के लिए कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं कहता हूँ साल में ऐसे 100 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून होना चाहिए जिसका सहारा लेकर मर्द भी अदालत में जा सके और अपनी बातें रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हैं जो रोज अखबारों के 8-9 पन्ने पर छप कर ख़त्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती है। कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी और इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला है जो कि 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी लाइफ और ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। उनके मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रही थी। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी तरह के केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दे दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले ने लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को की ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखा था, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिए थे। आप उन माँ बाप के हालत के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर कानून की नज़रों में सब बराबर हैं तो ऐसे झूठे केस से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामले में कानून उनकी क्या मदद कर सकती हैं? जवाब है कुछ नहीं। आपको पता है ऐसे मामलों में एक सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनकी शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने हस्बैंड को ही धमकी देती हैं कि अगर तुमने इस मामले को ज़्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का केस कर दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज जो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है और उनकी एक संस्था है जो ऐसे मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं। दीपिका ने बताया कि उनके पास अब तक के ऐसे हज़ारों मैसेज आ चुके हैं। ऐसे ही एक मैसेज में एक आदमी ने लिखा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसके साथ मेरी वाइफ के फिजिकल रिलेशन भी थे। एक बार मैंने मेरी वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने जब ये बात वाइफ के घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे माफ़ कर दूं। उस आदमी ने भी कहा कि मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन का सवाल था, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने मेरी वाइफ को फिर से उसी आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत किया तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैंने तलाक लेने कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए और आज मेरी ज़िंदगी नरक हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो क्या करे? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया है और सामने वाले ने जब इसकी शिकायत करी तो उल्टा उसी पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसा लॉ है उसके हिसाब से पहले तो आदमी अपनी बीवी को धोखा भी सहे और जब उस पर ऑब्जेक्ट करे तो उल्टा उस पर केस ही कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी हमारे देश में बन रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही धोखा देती हैं, बल्कि आदमी भी उससे कहीं ज़्यादा धोखा देता है। अगर औरतें दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरत के साथ
दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून भी बने हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक हो, धोखेबाज हो और अगर लालची हो तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को यानी मर्द को क्या ताकत देती है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम औरतों के साथ जुड़े किसी एक मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये मानने के तैयार ही नहीं होते हैं कि मर्द भी विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया में मी टू मूवमेंट चला तो दुनिया भर के मर्दों को मेंशन किया गया। सालों बाद औरतों ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उन्हें कब कब टॉर्चर किया है और उसका शारीरिक शोषण किया है। मुझे लगता है कि मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया कि हमने भी कोई गलत किया तो हमारे भी साथ ऐसी बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ने के लिए मर्दों ने उसे कुछ फेवर मांगे और कुछ औरतों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अगर एक ये रियलिटी है तो एक रियलिटी यह भी है कि ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं भी हैं जो अपने औरत होने का फ़ायदा उठाकर दफ्तरों में और ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ जाती हैं। क्या आपके ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है? और क्या इन लोगों की वजह से जेन्युइन एम्प्लॉयज को नुकसान नहीं होता है? फिर चाहे वो कोई लड़का हो या कोई लड़की क्यों ना हो। अब आपके सामने कोई अगर सबूत के साथ यह कह भी दे कि फला लड़की इस तरह से आगे बढ़ी है, उसने मेरे यह नुकसान किया है, तो क्या आप उस मर्द की बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सच तो यह है कि बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उल्टा उस मर्द को ये कह दिया जाएगा कि तुम एक औरत की ग्रोथ से जलते हो, तुम झूठे हो। लेकिन इस बारे में सोचने के लिए हम तैयार ही नहीं होते हैं। और कोई भी सोसाइटी जब एक तरफा नैरेटिव बनाता है तो वो एक साइड को पूरी तरह से विलन और दूसरे साइड को पूरी तरह से विक्टिम बना देता है। अगर पेट्रिया काल से सोसाइटी में मर्दों ने सालों तक औरतों पर जुल्म किया, उन जुल्मों को बचाने के लिए हमने औरतों के लिए कुछ कानून बनाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका उल्टा नहीं हो सकता। मर्द भी विक्टिम हो सकता है। महिलाएं हमेशा से ही प्रताड़ित होती हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इन सब को कल को वैसी ही ताकत मिल जाए तो ये सब भी वैसा ही शोषण नहीं करने लगेंगे जैसा इनका होता है। मतलब बुराई आदमी या औरत ऊंची जाति या नीची जाति में नहीं होता है, बल्कि बुराई उस ताकत में है जो एक इंसान को पैसे या कानून या अपनी जाति धर्म से मिलती हैं। अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि उस ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन कानून का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए। मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना ना पड़े। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप अपने अगल बगल किसी ऐसे मर्द को जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने इसी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया हो, कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें भी परेशान किया जा रहा हो? उनके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हर एक आदमी तक पहुँचाइएगा, अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।